चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गर्मी के अपडेट के साथ। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। तेज लू आपदा बनकर टूटी है। देश के कई हिस्सों में हीट वेव की वजह से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा मौतें बिहार में हुई है। अब तक यहां 59 लोगों की जान गई है हीट वेव की वजह से। वहीं झारखंड की बात करें तो यहां पर 15 लोगों को अपनी जान गर्मी की वजह से देनी पड़ी है। वहीं उड़ीसा में यह आंकड़ा 10 है, राजस्थान में 5, छत्तीसगढ़ में 3, उत्तर प्रदेश दिल्ली में भी एक व्यक्ति की मौत हीट वेव की वजह से होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अब तापमान में कमी आ सकती है। अगले 5 दिन में तापमान 2 से 4 डिग्री तक कम रह सकता है। तो भयंकर गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली जल संकट झेल रही है। भयंकर गर्मी की वजह से लोग पानी को तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी के टैंकर्स की भी यहां किल्लत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पानी की बढ़ती डिमांड और सप्लाई की कमी को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवानी होगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर पानी की कमी करने का भी आरोप लगाया है। भाजपा से 1 महीने के लिए दिल्ली को पानी मुहैया करवाने की मदद भी केजरीवाल ने अपने पोस्ट के जरिए मांगी है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के फरीदपुर इलाके में, जहां पर लोग पानी के लिए काफी परेशान हैं। कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता आकाश ने, देखिए। अभी हमें बताया गया, हम जब यहाँ इलाके में आ रहे थे, कि परेशानी तो हमेशा से है पानी की, लेकिन अभी पिछले दिनों में ज्यादा बढ़ गई है। बहुत ही बढ़ गई है। अब बताओ हमारी उम्र है क्या पानी भरने की। जी जी जी। हाँ तो पानी भरते हैं, ये 4-4, 5-5 कैन मिलती है, इनमें गुजारा 8-8 दिन तक कैसे होएगा। अभी कितने बजे टैंकर आता है? आपको क्या टाइम? अब 1 हफ्ता में आएगा, आ जाएगा टैंकर। अब किसी को कोई टाइम ही नहीं होता। टैंकर शाम तक इंतजार देखते रहे, टैंकर आएगा टैंकर आएगा टैंकर। अब देखो अब आ जाए तो आ जाए, नहीं तो गई दोपहर तक की। अच्छा, ये आप ही के घर के बर्तन है मैम? हाँ जी, हमारे घर के हैं। 4 फैमिली के बर्तन है ये। हाँ, 4 फैमिली के। 4 फैमिली के। हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि आजकल तो टेम्परेचर का है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, 45-40 पड़ रही है, तो गर्मी में कोई परेशानी, पानी की जरूरत है। कोई परेशानी, मेहमान आ जाता है, कोई और परेशानी होती है, तो सब जो चीज है की परेशानी है यहाँ। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ के लोग वोट भी देते हैं? वोट देते हैं, है ना, तो उन लोगों से बोलते नहीं? बोलते हैं, सब बोलते हैं, पर कोई सुनाई ही नहीं करता। अच्छा, अभी फिलहाल ये बताइए कि अभी 2-3 दिन से कहा जा रहा है कि हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसलिए और दिक्कत है। हरियाणा लेन भी पीछे, कहाँ से आ रहा है पानी? हरियाणा से आ रहा है, यहाँ तो कहीं से भी नहीं आ रहा। कहीं से आवे पानी, कहीं से आए। तो आज पानी नहीं छोड़ा जा रहा। क्या 50 साल से हरियाणा से पानी नहीं आ रहा था? ये बताओ आप। लाइनें बिछी हुई है, अभी नई लाइनें डली, उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक बूंद नहीं आती। टैंकरों को लिए इतने परेशान हो जाते हैं, 15-15 दिन टैंकर नहीं आते हैं। अच्छा, यहाँ हमें बताया गया कि रीजनल जो सेंटर होते जल बोर्ड के, आप वहाँ जाके आपने कभी एक आध बार शिकायत? 1000 बार की है, मोती नगर भी जाके की है, झंडे उलान भी की है जाके, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ टैंकर भेज देते हैं, टैंकरों से गुजारा नहीं होता। तो आपने देखा कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में पानी की बूंद बूंद को यहाँ पर लोग तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र के अमरावती में भी हालात काफी खराब है। यहाँ पर भी लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। रात को 4 बजे उठ के हमको यहाँ तालाब में आना पड़ता है, और ये गड्ढे खोद के हमको यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। ये गड्ढे भरने के लिए कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक गड्ढा भरने को, और फिर यहाँ से गुंड भर के पानी लेके जाते हैं हम लोग हमारे बच्चों के लिए। हमारे गांव में पानी नहीं, कुछ नहीं, और हम लोग यहाँ पर 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक यहाँ पर पानी के लिए बैठे ही रहता भाई लोग, बच्चे लेके, और 4-4, 3-3 गुण लाइन से लेके जाता, और उसके बाद फिर कम हो जाएंगे तो तालाब का ही पानी ले लेता। क्या करेंगे, हमारा मजबूरी हमको मालूम है, लेकिन सरकार भी हमको कुछ टैंकर नहीं देता, ना कुछ पानी भेजता ही नहीं। पानी क्या करेंगे अब, ये पानी हम वहाँ पर भी रहा पीने के लिए भी, और बीमार लाचार उसी से हमारे बढ़ गया। आज उनको, आज तक भी उनका नज़र में दिख रहा नहीं क्या? वाटर सप्लाई वाले हैं, नगर परिषद वाले हैं, नगर सेवक सबके सेवा करता बोले, फिर उनको दिख रहा नहीं आज तक भी कि मरियमपुर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो गर्मी ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन अब इसकी वजह से बाजार में एयर कंडीशनर भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। खास तौर पर विंडो एसी की कमी हो गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनियों की तरफ से नाइट शिफ्ट में भी एसी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं मुंबई की, जहां लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार थम गई है। सेंट्रल रेलवे मुंबई नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म विस्तार के काम शुरू होने की वजह से लोकल और मेल ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है और इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। तो इस मेगा ब्लॉक का कितना असर पूरे यातायात पर पड़ रहा है, बता रही हैं संवाददाता प्रणाली कापसे। मैं इस वक्त मुंबई के CSTM यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे खड़ी हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हालांकि ये लोकल अभी यहाँ पर आई हुई है, लेकिन मुंबई के सेंट्रल रेलवे ने तकरीबन 63 घंटों का मेगा ब्लॉक लिया है। ये मेगा ब्लॉक लिया गया है CST स्टेशन और थाने स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 और 6 को लंबा करने के लिए। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में मुंबई के इन रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियां जो है वो पटरी से नीचे उतर गई थी। साथ ही में थाने की अगर बात करें तो वहां पर ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए CSTM का जो रेलवे स्टेशन है उसका और साथ ही में थाने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 और 6 की लंबाई बढ़ाने का काम हाथ में लिया गया है, जिसकी वजह से ये 63 घंटों का मेगा ब्लॉक लिया गया है, जिसकी वजह से 959 जो लोकल की सेवाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो बाकी की जो यहाँ से मेन लाइन से जो बाहर गांव जाने वाली गाड़ियां हैं वो भी इस वजह से कुछ हद तक आहत होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुंबई के जो कामकाजी लोग हैं उनको इस मेगा ब्लॉक से काफी दिक्कत हुई है। आज सुबह अगर देखें तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये मेगा ब्लॉक केवल यात्रियों की सुविधा के लिए ही आने वाले समय में उनको सुविधा मिले इसके लिए लिया गया है, ऐसा मध्य रेलवे की ओर से कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमंगल के साथ प्रणाली कापसे, CNBC आवाज। चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद ध्यान में लीन हो गए हैं। कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना जारी है। सुबह PM मोदी ने उगते हुए सूर्य को प्रणाम किया और साथ ही अर्घ्य भी दिया। ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ध्यान में लीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौन व्रत के साथ साथ वो तरल आहार ले रहे हैं। 1 जून तक सिर्फ नारियल पानी और अंगूर के रस का सेवन करेंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने हमला बोला है। RJD नेता मनोज झा ने कहा कि मोदी जी 8 से 10 कैमरा लेकर गए हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी गेम खेल रहे हैं। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं। तो विपक्ष के इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास सवाल करने का हक नहीं है। न उन लोगों के पास कोई सवाल करने का हक है, न उनके पास कोई जवाब है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को यह जनता इस तरह से अपने हृदय में बसा रखी है, जिसका तकलीफ हो घमंडिया गठबंधन वालों को, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को, परिवारवादी और तुष्टिकरण वाले को हो रहा है, तो होने दीजिए। जनता बहुत खुश है।
तो प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना के साथ बीजेपी और एनडीए नेताओं का मंदिर दर्शन भी चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी पत्नी के साथ तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं पीयूष गोयल ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नजर आए। वहीं चिराग पासवान ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए। वो यहां अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। वो 2 जून को सरेंडर करके जेल जाएंगे। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। केजरीवाल की 21 दिन की अंतरिम जमानत कल खत्म हो रही है। अपने वीडियो मैसेज में केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनके जेल जाने से कोई भी काम राजधानी दिल्ली में नहीं रुकेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयां, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। तो केजरीवाल के इस वीडियो मैसेज पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को झूठ बोलने की गंभीर बीमारी है, उन्हें फास्टिंग करने की जरूरत है। जहां जा रहे हैं वहां भी मेडिकल बोर्ड होता है, पूरी व्यवस्थाएं होती हैं दवाइयों की और डॉक्टर इलाज करते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी उनकी चोरी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी नाकामी और दिल्ली का जो आज पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को लूटा है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम किया था। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने शराब की काली कमाई में दलाली खाई है। उन्हें फक्र होना चाहिए कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी हैं। फक्र होना चाहिए कि कैसे दिल्ली जल बोर्ड को एक दीमक की तरह लूटने का काम उन्होंने किया है। नजदीक है फैसले की घड़ी। अब आखिरी वोट पड़ते ही हर दिल में होगा सिर्फ एक सवाल, किसके हाथ में होगी देश की कमान। सांस थामे जब भारत करेगा इंतजार, भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार लेकर आएगा एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल। 543 सीट, एक बड़ा फैसला। जानिए हमारे साथ न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल का हर नतीजा 1 जून। अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में जून सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 76 अंक चढ़कर 73,961 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 अंक चढ़कर 22,531 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, रियलिटी, पीएसयू, बैंकिंग शेयरों में रही। वहीं ऑटो इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा का कहना है कि भारत में ग्रोथ विश्व में सबसे ज्यादा है। मिहिर के मुताबिक घरेलू फोकस वाली कंपनियां में पैसा बन सकता है। इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो बड़े देश हैं दुनिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाली है, न सिर्फ ये साल लेकिन अगले कई सालों के लिए। देखिए, अगर कोई रेजिम में चेंज नहीं आता है, जो करंट जो रेजिम है वही कंटिन्यू रहेगी, तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम बन रहा है ये सब में। क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसकी काफी फोकस है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करे, आत्मनिर्भर बने, और खास करके जो स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स है उसमें न सिर्फ हम टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब करें लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अंदर लाएं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनके एक्सपोर्ट भी करें। तो रिकॉर्ड डिविडेंड के बाद अब रिजर्व बैंक ने एक और बिग बोल्ड फैसला लिया है। इस बार फैसला गोल्ड को लेकर किया गया है। आरबीआई ने ब्रिटेन से देश के 100 टन सोने की घर वापसी करवाई है। आगे और भी सोना वतन आने वाला है। आरबीआई के इस गोल्डन मूव पर पूरा एनालिसिस जानने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत से। तो हर्षदा जी बताएं, आरबीआई ने गोल्ड पर क्या बोल्ड फैसला लिया है?
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में इस जनरेशन में पहली बार इस तरह का हम एक्शन आरबीआई की तरफ से लेता हुआ सुन रहे हैं। तो बड़ी मात्रा में अब देश के अंदर ही दरअसल आरबीआई सोना रखना चाहती है। हम सब जानते हैं कि भारत एक बड़ा गोल्ड कंज्यूमिंग नेशन रहा है। बाकी देशों की तरह भारत भी विदेश में दरअसल सोना रखता था और एक साइजेबल अमाउंट दरअसल विदेशों में है। अब उसमें से कुछ अंश वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली 100 टन सोना पिछले कुछ सेशंस में आरबीआई ने वापस लाने का फैसला लिया और उसके लिए एक स्पेशल विमान भी दरअसल आइडेंटिफाई किया गया है, वो शिप होकर आएगा। अब ये 100 टन लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, आगे और 100 टन भारत लौटता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आप कह सकते हैं सोने की घर वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि रखा कहां गया था अब सोना। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में दरअसल ये सोना रखा गया था, भारत का ही सोना था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा था और बैंक ऑफ इंग्लैंड में दूसरे देश भी दरअसल सोना रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़ा सोने का रिजर्व दरअसल बैंक ऑफ इंग्लैंड का ही है और वहां पर कई सारे नेशंस दरअसल इस गोल्ड को होल्ड करते हैं। 100 टन का जो सोना है दरअसल वो एक खास स्पेशल विमान वापस भारत लाता हुआ दिखाई देगा जो जल्दी आएगा। अब सवाल यह है कि इसकी हम बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कितने लोगों को याद होगा 1991 में दरअसल एक इकोनॉमिक टर्मोइल से भारत गुजर रहा था और उस समय की सरकार ने तब सही स्थिति को पढ़ते हुए कहा था कि हमें देखिए पूंजी की जरूरत है और हम अपना कुछ सोना दरअसल बाहर रखना चाहेंगे। तो आर्थिक संकट से निपटने के मकसद से दरअसल भारत से बाहर सोना भेजा गया था, उसको गिरवी रखा गया था और डॉलर जुटाने के लिए दरअसल कई सारे विदेशी बैंकों के पास वो सोना रखा गया था। अब इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व कितना है वो आपको समझना है। 822 टन का कुल सोने का रिजर्व भारत का एग्जिस्टिंग टाइम्स में है। इसमें से करीब 100 टन आरबीआई के पास है, 414 टन दरअसल विदेश में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में है या दूसरे बैंकों के पास है। साथ ही साथ नोट छापने के लिए जो एक बैकिंग होती है, जो रिजर्व रखा जाता है, उन एंटिटीज के पास करीब 308 टन सोना है। कुल मिलाकर वो 822 टन सोना भारत के रिजर्व में है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पिछले 2 सालों में, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में भारत ने अपने सोने का रिजर्व बढ़ाने पर भी जोर दिया है। 22-23 में करीब 34 टन सोने की खरीदारी की गई थी और साथ ही साथ पिछले वित्त वर्ष यानी कि FY24 में 27.7 टन सोना अतिरिक्त खरीदा गया था। अब गोल्ड रिजर्व्स के लिहाज से आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है करीब 8,134 टन का। उसके बाद जर्मनी आता है 3,352 टन में, इटली के पास 2400 टन से ज्यादा का सोना है, फ्रांस, रूस और आखिर में भारत की भी बारी आती है। तो भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में है जिसके पास सबसे ज्यादा सोने का रिजर्व है और हम 9वें नंबर पर है करीब 822 टन के सोने के साथ। लेकिन यहां पर क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि बड़े पैमाने पर अब सरकार को लगता है कि इस समय हमें अपने रिजर्व्स अपने पास कुछ रखने चाहिए, इसीलिए यह बड़ा फैसला लिया गया। 100 टन आने का फैसला हो चुका है और अगले कुछ महीनों में हम और 100 टन वापस भारत आता देखेंगे। शुक्रिया हर्षदा जी ये पूरी खबर विस्तार से समझाने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पुणे हिट एंड रन केस की, जिसमें रोजाना नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। नाबालिग आरोपी के 2 दोस्तों ने अहम बयान दिया है। इन दोनों दोस्तों ने कबूला है कि गाड़ी नाबालिग ही चला रहा था। नाबालिग के पिता और दादा को ड्राइवर के अपहरण मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके साथ ही ब्लड सैंपल को बदलने के मामले में आरोपी की मां भी सवालों के घेरे में है। पूरी जानकारी इस मामले पर दे रहे हैं संवाददाता दिवाकर। और देखिए पुणे हिट एंड रन मामले में एक बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुणे क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी के 2 दोस्तों का बयान दर्ज किया है। उस बयान में इन दोनों दोस्तों ने कहा है कि शराब के नशे में
19 मई की तड़के सुबह नाबालिग आरोपी गाड़ी को चला रहा था। एक बहुत ही बड़ा बयान उनको उसके दोनों दोस्तों ने दिया है और इसी बयान के आधार पर जो है अब पुणे क्राइम ब्रांच बाकायदा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गई है, वहां पर एक पत्र दिया है। पत्र इसलिए दिया गया है ताकि नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने के लिए उन्हें परमिशन मिल सके। इस पत्र पर आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई होनी है और अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो परमिशन दे देता है तो पुणे क्राइम ब्रांच कल नाबालिग आरोपी से पूछताछ कर सकती है और साथ ही साथ पूछताछ के दौरान या तो नाबालिग आरोपी के परिवार का कोई सदस्य के साथ मौजूद होगा या तो उसका वकील मौजूद होगा। दरअसल जिन दो दोस्तों ने ये बयान दिया है वो दोस्त हैं जो 19 मई को जब हादसा हुआ था उस दौरान नाबालिग आरोपी के साथ उस कार में मौजूद थे। दूसरी तरफ जो नाबालिग आरोपी की मां है शिवानी अग्रवाल, उसकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि ब्लड सैंपल चेंज करने के मामले में उसका काफी अहम रोल सामने आ रहा है और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच अब उसे समन करके पूछताछ करने के लिए बुलाने वाली है। और जानकारी सूत्रों से यह भी निकल के आ रही है कि इस मामले में अब शिवानी अग्रवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि शिवानी अग्रवाल का जो ब्लड सैंपल है वही नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल से स्वैप हुआ था और जो 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं ससून अस्पताल के, उन्होंने शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल का ही रिपोर्ट निकालकर पुणे पुलिस को दिया था। ये तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। अमेरिका में चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी मामले में कोर्ट ने ट्रंप को दोषी करार दिया है। अमेरिका के इतिहास में ये पहला मामला है जब राष्ट्रपति रह चुके किसी व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी पाया है। आपको बता दें, ट्रंप पर 2016 राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप है और ये आरोप साबित हो गया है। इतना ही नहीं, पेमेंट को छिपाने के लिए रिकॉर्ड्स में भी हेराफेरी साबित हुई है। इस मामले में कुल 34 आरोप ट्रंप पर लगाए गए थे जो सभी सही पाए गए हैं। अब 11 जुलाई को कोर्ट ट्रंप की सजा तय करेगा। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।